हाँ, मुझे मोहब्बत है उससे। सतीश बहुत ज़ोर से चिल्लाया। यह सुनकर साबी तो जैसे किचन में जमकर पत्थर की मूरत बन गई। चाय का कप उसके हाथ से नीचे गिरकर टूट गया। उसकी साथ बेहद कर्कश स्वर में छाती पीट पीट कर चिल्ला रही थी। सुनते हो सतीश क्या कह रहा है? बदतमीज दिमाग छोकरे, तेरा दिमाग चल गया है। थप्पड़ की आवाज़ गूंज उठी। सतीश के गाल पर एक झन्नाटेदार थप्पड़ पड़ चुका था। विजय के पापा, ये सब आपकी करनी का फल है। मैं तो इस बेहा को इस घर में नहीं रखना चाहती थी। अगर मेरे विजय का अंश इसकी कोख में नहीं होता तो मैं इसे धक्के मारकर इस घर से निकाल देती। ये मनुष्य मेरे एक बेटे को खा गई। अब डायन ने अपने माया जाल में दूसरे को भी फंसा लिया है। इसकी तो आज मैं अच्छे से खबर लेती हूँ। लता ने तेज़ी से अपने कदम किचन की तरफ बढ़ाए। सतीश ने आगे बढ़कर लता को बीच में रोक लिया। खबरदार जो साबी को हाथ भी लगाया। अच्छा, तो अब तू भाभी से साबी पर आ गया? कब से चल रहा है ये सब? मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। क्या करेगा तू? अपनी माँ पर हाथ उठाएगा? सतीश के पापा जो अब तक बैठकर तमाशा देख रहे थे, उठकर आए और लता को डांटकर खींचते हुए अंदर ले जाने लगे। ये क्या अनाप शनाप बक रही हो? मोहल्ले पड़ोस के लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? सुनने दो, उन्हें भी तो पता चले तुम्हारी लाडली बहू की करतूत। लता सीधे अंदर चलो, जगन्नाथ जी ने क्रोध से कहा। लता भुनभुनाकर पैर पटकती हुई कमरे में चली गई। जगन्नाथ जी सिर पकड़कर बरामदे में बैठ गए। अचानक से उन्हें जैसे होश आया, साबी कहाँ है? सतीश किचन के बाहर खड़ा था। वो सब बोलकर उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो साबी के सामने खड़ा हो सके। वो जगन्नाथ जी से बिना नज़रें मिलाए सिर झुकाकर अपने रूम में चला गया। जगन्नाथ जी किचन में आए, साबी को देखकर हतप्रभ रह गए। साबी किचन में फर्श पर बेहोश पड़ी थी। जगन्नाथ जी ने पानी के छींटे मारकर उसे होश में लाने की कोशिश की, पर वो होश में नहीं आई। वो बाहर आए, उन्होंने सतीश को आवाज़ दी। सतीश उनकी आवाज़ सुनकर घबरा गया। दौड़ते हुए आया, साबी को बेहोश देखकर उसके हाथ पैर सुन्न हो गए। सतीश ने साबी को बाहों में उठा लिया और बेडरूम में ले गया। जगन्नाथ जी अपने मित्र डॉक्टर मेहता को फ़ोन करने लगे। डॉक्टर मेहता ने आकर साबी को चेक किया। जगन्नाथ, बहू को हॉस्पिटल में एडमिट कराना होगा। 6 मंथ प्रेग्नेंट और हालत देखो इसकी कितनी वीक हो गई है। बेचारी विजय की मौत ने इसे तोड़कर रख दिया है। मैंने एम्बुलेंस को कॉल कर दिया है। थैंक यू सो मच, तुम अपने बिजी वक्त के बावजूद यहाँ आए। साबी को अस्पताल में एडमिट कर दिया था। लता ने तो कसम खा ली थी कि कल की मरती चुड़ैल आज ही मर जाए। मैं तो भूल कर भी उसे देखने नहीं आऊँगी। सतीश और जगन्नाथ जी दोनों उसका ख्याल अच्छे से रख रहे थे। सतीश के अंदर साबी का सामना करने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी ऐसी हालत का जिम्मेदार वही है। क्यों उसने वो सब बोला? साबी दवाई लेने के कारण गहरी नींद में थी। सतीश उसे चुपचाप देखने लगा। उसका रूप, उसकी मासूमियत, सब कुछ कितना पवित्र था। जब विजय भैया की दुल्हन बनकर वो घर में आई थी तो सब कितना खुश थे। नाते रिश्तेदारों ने, मोहल्ले पड़ोस वालों ने मम्मी को बधाई देते हुए कहा था कि बहुत सुंदर बहू आई है आपके घर में। वो अक्सर मजाक में साबी को कहता कि भाभी, काश आपकी कोई बहन होती तो मैं उसे आपकी देवरानी बनाकर इस घर में ले आता। साबी मुस्कुरा देती, कहती, देवर जी, आपकी दुल्हन मैं ढूंढ कर लाऊंगी। मेरी पसंद हमेशा अच्छी होती है। विजय इंजीनियर थे। साबी से उनकी मुलाकात किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में हुई थी। मुलाकातें बढ़ीं तो विजय ने अपने माता पिता को साबी के घर रिश्ता लेकर भेजा। साबी के माता पिता बहुत अमीर नहीं थे। जैसा सपना विजय की माँ लता ने अपने समझाने का देखा था, उस कसौटी पर साधारण लोग कैसे खरे उतरते। ऊपर से उनकी 2 बेटियां थीं। विजय की माँ लता ने अपनी अस्वीकृति जाहिर कर दी। दूसरी भी बेटी है, भाई होता तो और बात होती। तुझे ही उनके परिवार का बोझ उठाना पड़ेगा। इसके विपरीत जगन्नाथ जी को साबी पहली नज़र में ही भा गई थी। साबी सतीश का इज़हार मोहब्बत सुनकर बेहोश हो जाती है। उसे अस्पताल में एडमिट कराया जाता है, जहां डॉक्टर उसकी हालत ख़राब बताते हैं। सतीश और उसके पिता जगन्नाथ जी अस्पताल में साबी के पास होते हैं। साबी की हालत देख सतीश बेहद दुखी हो जाता है। वो इसकी इस हालत के लिए खुद को दोषी समझता है। उसे वो दिन याद आता है जब साबी उसकी भाभी बनकर उनके घर आई थी। माँ को तो वो कभी पसंद ही नहीं थी, परंतु उसने और पापा ने दिल से उसे अपनी ज़िंदगी में
अपने घर में जगह दी थी। विजय और साबी के विवाह को 3 साल हो गए थे। 3 साल बाद साबी माँ बन रही थी कि अचानक साइट पर हुए हादसे में विजय की मौत हो गई। फिर तो जैसे उन सबकी ज़िंदगी बदल गई। विजय की माँ लता ने विजय की मौत का इल्ज़ाम साबी पर मढ़ दिया और उसे मनहूस का तमगा पहना दिया। साबी बिल्कुल खामोश हो गई थी। उसके पापा उसे लिवाने आए तो लता ने उनकी बहुत बेइज्जती की। कहा अगर इसकी कोख में विजय की आखिरी निशानी न होती तो वह खुद ही इसे धक्के देकर बाहर निकाल देती। साबी को उम्मीद थी कि बच्चा आकर उनकी सास को बदल देगा। वो इसी उम्मीद के सहारे जी रही थी कि सतीश के शब्दों ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। जगन्नाथ जी अस्पताल में साबी के रूम के बाहर सतीश के साथ बैठे थे कि नर्स ने आकर उन्हें बताया कि साबी की हालत अब पहले से बेहतर है, आप लोग उनसे मिल सकते हैं। जगन्नाथ जी थके हुए कदमों से उठकर खड़े हुए। चलो सतीश, मुझे काउंटर पर जाकर पेपर साइन करने हैं, आप मिल लीजिए। कब तक बचोगे उससे? जब तुमने इतनी हिम्मत की तो अब सामना करो। अगर प्यार करने का जुनून रखते हो तो नफरत सहने की हिम्मत भी रखनी चाहिए। पापा, अभी नहीं। उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए। वो सिर झुकाए चला गया। जगन्नाथ जी ने गहरी सांस ली। वो साबी के पास आकर बैठ गए। उन्होंने उसके सर पर हाथ फेरा। कैसी हो बेटा? सहानुभूति पाकर उसकी बड़ी बड़ी आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। उसने हाथ जोड़ दिए, आंखें छलछला आईं। पापा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। जानता हूँ बेटा, मैं आपसे और मम्मी जी से कैसे नज़रें मिलाऊंगी, विजय को क्या मुंह दिखाऊंगी। पता है पापा, उसके सलौने मुखड़े पर दर्द की लकीरें खिंचाईं। विजय मुझे हर रोज़ रात सपने में मिलने आते हैं। हम दोनों अपने बच्चे के बारे में बात करते हैं। वो मुस्कुराते हैं, कहते हैं साबी मैं यहीं हूँ तुम्हारे पास। पर जब से यहाँ आई हूँ पिछले 4 दिनों से नहीं आए। पापा, कहीं विजय भी अपनी साबी को चरित्रहीन? उसकी हिचकियाँ बंद गईं। साबी बच्चे मत रो। कहते कहते जगन्नाथ जी खुद बुरी तरह रो पड़े। जवान बेटे को खोने का सदमा बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त कर पाए थे। साबी और उसके होने वाले बच्चे को विजय की अमानत के रूप में सहेजने का प्रयास करके अपने दुख भूलने की कोशिश कर रहे थे। साबी के माता पिता पिछले 4 दिनों से अस्पताल में ही थे। साबी की माँ भी घर से उनके लिए नाश्ता लेकर आई थी। वो जगन्नाथ जी को नमस्कार करके बोली, भाई साहब, मैं बिटिया को अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। कुछ वक्त हमारे साथ रहेगी तो थोड़ा माहौल बदल जाएगा। पहले साबी ने उनके साथ जाने से मना कर दिया था। जगन्नाथ जी उलझन में थे कि क्या कहें। साबी ने उदास नज़रें उनकी तरफ घुमा दी। पापा, पापा, मैं माँ बाबा के साथ जाना चाहती हूँ। साबी बेटा, जैसे तेरी मर्जी। जगन्नाथ जी का स्वर विचलित हो उठा। सतीश छोड़ आएगा। नहीं पापा, हम लोग ऑटो से चले जाएंगे। जगन्नाथ जी ने विरोध नहीं किया। वो जानते थे कि सतीश और साबी का रिश्ता उस एक बात से किस मोड़ पर पहुंच चुका था। साबी अस्पताल से अपने माता पिता के साथ चली गई। जगन्नाथ जी अस्पताल से सतीश के साथ घर वापस आ गए। लता ने उनको देखकर गुस्से से अपना मुंह फेर लिया। खाने की टेबल पर सतीश चुपचाप सिर झुकाए खाना खा रहा था कि लता ने अपने तानों से उसे बीन दिया। अच्छा हुआ, अब उस उल्टा की शक्ल रोज़ नहीं देखनी पड़ेगी। तुम दोनों पर उसने जाने क्या जादू कर दिया है। सतीश खाना अधूरा छोड़कर उठ गया। जगन्नाथ जी दुखी होकर बोले, लता, तुम सतीश को कोसना बंद कब करोगी? तब तक नहीं जब तक वो उस उल्टा का ख्याल अपने दिमाग से नहीं निकालेगा। जगन्नाथ जी लता की बातों से ऊब चुके थे, इसलिए बाहर निकल गए। बाहर निकलकर सतीश को फ़ोन किया। सतीश, गाड़ी निकालो। क्या बात है पापा? सतीश ने जगन्नाथ जी से कहा। उन्होंने कहा कहीं जाना है। सतीश उन्हें लेकर चल दिया। सतीश, किसी ऐसी जगह ले चलो जहाँ हम दोनों बात कर सकें, क्योंकि घर पर तुम्हारी माँ के रहते कोई भी बात कर पाना असंभव है। घर से दूर एक मंदिर में आकर दोनों बैठ गए। सतीश, उस दिन तुमने जो साबी के बारे में कहा उसका मैं मतलब क्या समझूं? मतलब वो सब सच था? पापा, सतीश ने नज़रें झुका लीं। कुछ देर मौन पसर गया। सतीश की आवाज़ भारी हो गई थी। हाँ पापा, वो मेरा सच था, पर वो मुझसे नफ़रत करने लगी है। मैंने उसे खो दिया। मैं तो उसे देखकर जी लेता, पर अब। कुछ देर के लिए मौन पसर गया। सतीश ने गला साफ करते हुए कहा,
पापा, अब मैं समझ गया हूँ कि सच्चा प्रेम कोई उम्मीद नहीं करता। मुझे उससे कोई उम्मीद नहीं है। जहाँ कुछ पाने की इच्छा हो वहाँ प्रेम हो ही नहीं सकता। पापा, मैं साबी के साथ जीना चाहता हूँ। मेरे भाई की आखिरी निशानी पर अपने हक को नहीं खोना चाहता हूँ। एक मासूम बच्चा जब इस दुनिया में आए तो उसके सिर पर माता पिता दोनों का हाथ हो। मैंने साबी को बेसहारा या कमज़ोर कभी नहीं समझा। अगर वो इस बंधन के लिए राज़ी होती तो मेरी खुशकिस्मती होती। सतीश, वो बड़े दुख को झेल रही है। तुम उससे इतनी जल्दी सामान्य होने की उम्मीद कैसे कर सकते हो? पापा, उस दिन मेरी बात ने सब कुछ ख़त्म कर दिया। सतीश की आंखें भीग गईं। जगन्नाथ जी उसे सांत्वना देते हुए बोले, मैं खुद चाहता हूँ कि सतीश साबी का घर बस जाए। देखते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ। वो साबी के पिता को अस्पताल में ही सब कुछ बता चुके थे। अगले दिन जगन्नाथ जी ने सतीश को साबी की ज़रूरत का सामान लेकर उसके मायके भेज दिया। साबी के पिता सतीश के आने की बात से पहले ही वाकिफ़ थे, इसलिए उसकी माँ को लेकर मार्केट चले गए। सतीश हिम्मत जुटाकर साबी के मायके पहुँच गया। साबी बाहर बरामदे में बैठी हुई थी। मेन गेट खुलते ही उसकी नज़रें सतीश पर पड़ी। वह चौंक गई, उठकर अंदर चली गई। सतीश ने बड़ी मुश्किल से अंदर आने की इजाज़त मांगी। अंदर आकर ड्राइंग रूम में बैठ गया। वह काफ़ी देर तक वेट करता रहा, पर साबी बाहर ही नहीं आई। आज तो बात करनी ही होगी, उसने अपने आप से कहा। वह सीधे उस रूम में पहुंच गया जहां साबी थी। उसे देखकर साबी क्रोध में जल उठी। उसने मुंह फेर लिया। मुझे कुछ कहना है, तुम्हें मेरी बात सुननी ही होगी, सतीश ने धीरे से कहा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये बेकार की बकवास मैं नहीं सुन सकती। वो क्रोध से कांप उठी। तुम्हारे मन के पाप को तुम अपने पास रखो। अपनी भाई की बीवी के लिए ये शब्द कहते हुए तुम्हें ज़रा सी भी शर्म नहीं आई? जो तुम चाहते हो वो कभी नहीं हो पाएगा। तुमने मुझे सबकी नज़रों में गिरा दिया। मैं तुम्हें चाहता हूँ। मैं अपने भाई के बच्चे को पूरे अधिकार के साथ अपनाना चाहता हूँ। इसमें गलत क्या है? मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। तुम पूरी ज़िंदगी मुझसे नफ़रत करना। मुझे शरीर का रिश्ता नहीं चाहिए, न प्यार की उम्मीद करूँगा, न कोई जिद, न ज़बरदस्ती। मैं जानता हूँ प्यार मैंने तुमसे किया है, तुमने मुझसे नहीं। वक्त जितना चाहे उतना ले लो, इस बंधन में कोई ज़बरदस्ती नहीं होगी। पर मेरी ज़िंदगी में अब तुम्हारे अलावा कोई और नहीं आएगी। तो ये जिद और ज़बरदस्ती नहीं तो और क्या है? साबी क्रोध से उबल पड़ी। ये प्यार है और कुछ नहीं। मैं अपने बच्चे को अकेले पालूंगी। मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। पर बच्चे को पिता की ज़रूरत होगी। मैं बच्चे को चाहे जितना भी प्यार दूंगा, पर मेरे किसी और से विवाह करने पर दूरियां आ जाएंगी। अगर तुम हाँ कर दोगी तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। मैं तुमसे कभी कुछ नहीं चाहूँगा, कुछ भी नहीं। सतीश उठकर जाते हुए बोला। वक्त आगे बढ़ चुका है। 6 साल बीत चुके हैं। जगन्नाथ जी और लता सतीश को समझाकर थक चुके हैं, पर सतीश खामोश रहता है। माँ के झगड़ा करने पर उसने कहा कि उस पर ज़्यादा दबाव डाला तो वो घर छोड़कर चला जाएगा। साबी अब अकेले रहती है। मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत है। उसका एक बेटा है, उसका नाम सार्थक है। आज स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है। मम्मा पापा कब आएंगे? वो हमारे साथ क्यों नहीं रहते? रोज़ आते हैं, आप उन्हें बोलो ना यहीं रहें। गाड़ी की आवाज़ सुनकर समर्थ बाहर भाग गया। सतीश ने उसे अपने बाजू में उठाकर चूम लिया। मेरा बच्चा, चलो देर हो गई, जल्दी चलते हैं। तीनों स्कूल चले गए। वापस लौटते हुए सतीश ने समर्थ को उसकी फेवरेट चॉकलेट आइसक्रीम दिलाई। साबी के लिए केसर कुल्फ़ी ली। समर्थ हमेशा गाड़ी में उसके साथ आगे बैठता है। फिर दोनों बहुत बातें करते हैं। साबी पीछे बैठकर दोनों की बातें सुनती रहती है। सतीश साबी के कुछ भी पूछने पर संक्षिप्त उत्तर देता है। बातचीत ना के बराबर है। घर के बाहर पहुंचकर सतीश ने समर्थ को गोद में उठाया। चलो पापा को बाय कहो। उसने उसका माथा चूम लिया। समर्थ मचल उठा। पापा नहीं, आज नहीं जाना। पापा प्लीज़, मैं कल आऊँगा मेरे बच्चे। आज पापा को बहुत ज़रूरी काम है। आप रोज़ ऐसे ही कहते हो। वो गोद से उतरकर मुंह फुलाकर चला गया। सतीश गाड़ी में बैठ रहा था। साबी पीछे से बोली, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सतीश रुक गया, पर उसकी तरफ पीट करके।
मेरा सामना नहीं कर सकते और प्यार करने का दावा करते हो। सतीश खामोश रहा। कुछ कहते क्यों नहीं? माँ जी ने मुझसे कहा है कि मैं तुमसे तुम्हारी शादी के बारे में बात करूं। मेरी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। इस गिल्ट से मैं मर जाऊंगी। सतीश चुपचाप खड़ा रहा। साबी उसके आगे आकर खड़ी हो गई। कब तक मेरे लिए रुके रहोगे सतीश? मुक्त कर दो मुझे। मैंने तुम्हें किसी बंधन में नहीं बांधा है। तुम हमेशा आज़ाद थी और रहोगी। अगर मैं किसी और से शादी कर लूँ तो तब तो तुम शादी करोगे ना? मैंने तुमसे कोई उम्मीद नहीं की है, सिर्फ प्यार किया है बिना शर्त। तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारी है, तुम जो चाहो करो। मैं यहाँ केवल समर्थ के लिए आता हूँ और जो मुझे तुम्हारी आंखों में खुद के लिए महसूस होता है उसे कैसे छिपाओगे? बोलो सतीश। साबी का गला भर आया। मैं जिससे शादी करूँगी समर्थ को वो अपना लेगा। तुम समर्थ की चिंता छोड़ दो। कोई बात नहीं, समर्थ खुश रहेगा तो मैं भी खुश रहूँगा। ज़िंदगी में सब कुछ जीत कर ही पाया नहीं जा सकता। मैं हार कर भी खुश हूँ। अच्छा मैं चलता हूँ, देर हो रही है। साबी रोते हुए दौड़कर उसके सीने से लग गई। सतीश मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारा दिल बहुत दुखाया है। प्यार करने वाले बहुत होते हैं पर निस्वार्थ प्यार करने वाला हर किसी की किस्मत में नहीं होता है। सतीश ने उसे अपनी बाहों में समेट कर उसका माथा चूम लिया। साबी उसके सीने में मुंह छिपा लिया। दोनों के बीच का अनकहा बंधन आज प्यार के बंधन में तब्दील हो चुका था।